विषय सूची। देखिए बच्चों, जब हम लोग सुपर टेट की बात करते हैं तो सुपर टेट की जो विषय सूची है उसमें कुछ इस प्रकार से विषय का जो है विवरण प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले हम लोगों को बाल विकास के बारे में पढ़ना है। बाल विकास। अब इस बाल विकास में हम लोगों को क्या पढ़ना है ये भी हम लोग जान लें। बाल विकास में हम सभी लोगों को बाल विकास का इतिहास, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास का महत्व, बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं, बाल विकास का प्रमुख संरचनात्मक अध्ययन एवं इससे संबंधित तत्व। बच्चों, विषय सूची में सबसे पहला जो हम लोगों का जो विषय है वो है बाल विकास। बाल विकास में हम सभी लोगों को बाल विकास का इतिहास, बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास का महत्व, बाल विकास की प्रमुख विशेषताएं, बाल विकास का प्रमुख संरचनात्मक अध्ययन एवं इससे संबंधित तत्व, ये हमारा पहला यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है, प्रथम इकाई है, उसमें हम सभी लोगों को पढ़ना है। द्वितीय इकाई में हम लोगों को अधिगम के संबंध में पढ़ना है। अधिगम के संबंध में, अधिगम का अर्थ मीन्स जो कुछ भी व्यवहार परिवर्तन है या जो कुछ भी सीखने की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो तत्व हैं उनके बारे में हम सभी लोगों को विस्तृत अध्ययन करना है। आप सभी लोगों ने जब बीएड या बीटीसी किया होगा तो उस टाइम पे आप सभी लोगों ने अधिगम के बारे में अवश्य पढ़ाई की होगी, जिसमें अधिगम में आप सभी लोगों ने थॉर्नडाइक, प्रोफेसर स्किनर और साथ ही साथ में पैलो और कोहलर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने पशु एवं मानव जो व्यवहार है उसके ऊपर अपना प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने इस चीज को बताया कि किस तरीके से कोई भी मनुष्य या पशु जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करता है, किस तरीके से उद्दीपक और अनुक्रियाएं जो होती हैं आपस में संबंधित होती हैं। तो वो सभी बातें, उन सभी सिद्धांतों को हम सभी लोग अधिगम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अधिगम के पश्चात हम सभी लोग जो हैं शिक्षण विधियों की बात करेंगे, शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे या शिक्षण विधियों की बात करेंगे। शिक्षण शास्त्र या विधियों की बात करेंगे। शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों को शिक्षण शास्त्र क्या है उसके बारे में पढ़ना होगा। शिक्षण शास्त्र का प्रयोग क्या है, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, किस तरीके से हम सभी लोग जो है एक अध्यापक के रूप में अपने आप को जो है समाज के साथ ही साथ में बच्चों के कौशल को विकसित करने के लिए एवं अन्य सांस्कृतिक एवं मूल्यों के साथ में जोड़ सकते हैं, उन सभी का विस्तृत अध्ययन जो है शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। जो चौथी आपकी इकाई है, जो चौथी यूनिट है, उस यूनिट में हम सभी लोग बच्चों जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण विधाएं हैं या
संस्थान हैं उनका अध्ययन करेंगे। शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण विधाएं या संस्थान जो हैं उनसे संबंधित हम लोग उसका विस्तृत विवरण करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। उसके अतिरिक्त हम सभी लोग हमारे समाज में कुसमयोजित बालक क्या हैं, कुसमयोजित बालकों को की समस्याएं क्या होती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, साथ ही साथ में डाइट क्या होता है, बेसिक शिक्षा निदेशालय क्या है, और साथ ही साथ में इलाहाबाद जो आपका मनोविज्ञान प्रयोगशाला है या वहाँ पर जो उससे संबंधित प्रयोग किए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। और फिफ्थ जो आपकी यूनिट है, जो 5वीं इकाई है, उस इकाई में हम सभी लोग बच्चों जो ऊपर हम सभी लोगों ने जो भी यूनिट पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट दी है उन सभी के समावेशित जो बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे। समावेशित जो बिंदु हैं उनकी चर्चा करेंगे, जिसमें आपके व्यवहार से संबंधित जो प्रश्न आएंगे या फिर उनसे संबंधित जो तथ्य आएंगे उनका हम सभी लोग विस्तृत चर्चा करेंगे उस विषय के ऊपर कि वो सभी क्या होते हैं। अब इसी के साथ में बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी आजकल बहुत चर्चा होती है, कई लोग जब एग्जाम देते हैं या फिर कई बच्चों को मैंने अक्सर सुनते पाया है कि आजकल जो है वो बाल विकास से संबंधित या फिर जो शिक्षण शास्त्र है उससे संबंधित जब भी पेपर बनाया जाता है, जब आयोग के द्वारा या जो भी पेपर का निर्माण किया जाता है तो उस पेपर में अक्सर जो है व्यवहारात्मक प्रश्न रखे जाते हैं। लेकिन इस बिंदु से मैं पूर्णतया सहमत नहीं हूं बच्चों। देखिए, जब भी आपका पेपर बनाया जाता है, जब भी आपका सीटेट या फिर मान लीजिए टेट या सुपर टेट, जब भी उसमें पेपर बनाया जाएगा तो हमेशा उसमें 2 तरीके के प्रश्नों को समावेशित किया जाता है। उसकी भी मैं यहाँ पर सूक्ष्म चर्चा करूंगा। पहला होता है बच्चों तथ्यात्मक प्रश्न। सेकंड होता है आपका व्यवहारात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक मीन्स फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। व्यवहारात्मक मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, बेटा बताइएगा मुझे, तथ्यात्मक प्रश्न क्या होते हैं और व्यवहारात्मक प्रश्न क्या होते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जिसमें हमारे लौकिक जीवन से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, जो क्रियाकलाप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यवहारात्मक के अंतर्गत। ठीक है। और जिनको हम जो है एक पारिवारिक शब्दावली के अंतर्गत समझते हैं उन्हें तथ्यात्मक प्रश्न कहा जा सकता है, जिनमें तथ्य फैक्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है। अब आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेकिन मैं अभी और बच्चों को इसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसका एक उदाहरण दूंगा, जिससे आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि तथ्यात्मक प्रश्न क्या है और व्यवहारात्मक प्रश्न क्या है। उदाहरण तथ्यात्मक प्रश्न। मान लीजिए मैंने एक प्रश्न लिखा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है
विलियम वुंट, बच्चों आपके सामने मैंने एक तथ्यात्मक प्रश्न का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने प्रश्न दिया है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां बैठे बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका जो सही उत्तर है वो है बेटा विलियम वुंट। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या फिर मनोविज्ञान की वैज्ञानिकता का जनक बोला जाता है विलियम वुंट को। इन्होंने जर्मनी में सबसे पहली प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी उसकी उन्होंने स्थापना की थी जर्मनी के लिप्जिंग में, और इसीलिए इनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, मैंने ये उदाहरण क्यों दिया आपको ये भी समझ लीजिए। तथ्यात्मक प्रश्न का यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है कि वे प्रश्न जिनके उत्तर आपको सटीक देने होते हैं, या तो वो आपको पता होगा तो आप दे पाओगे, अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं दे पाओगे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा गया है, तो आपको पता है तो सही, नहीं तो गलत। अब इसके बाद मैं आप लोगों को व्यवहारात्मक प्रश्न के बारे में बताऊंगा कि उसका उदाहरण क्या हो सकता है। व्यवहारात्मक, जैसे बेटा आपने बताया था, बिल्कुल सही, आप सभी लोगों ने बताया था कि एक ऐसे प्रश्न जो हमारे व्यवहार से जुड़े होते हैं और व्यवहार के आधार पे उन प्रश्नों को बनाया जाता है, और हम सभी लोग अपने व्यवहार को देखते हुए उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश के पिता ने रमेश को चोट लगने पर कहा कि लड़के रोते नहीं हैं क्योंकि वे लड़कियों से बहादुर होते हैं। रमेश के पिता ने रमेश को चोट लगने पर कहा कि लड़के रोते नहीं हैं क्योंकि वे लड़कियों से बहादुर होते हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में मैं 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं और आप सभी लोगों को उसको उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है।
पहला आपका ऑप्शन है बेटा लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक भेदभाव का प्रदर्शन, तीसरा है दोनों, और चौथा है समाज में मानकीकृत भावनाओं की कमी। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आपने जवाब दिया लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रदर्शन। ठीक है, आप बताइए बेटा। ठीक है, आपने बताया लैंगिक भेदभाव का प्रदर्शन। हाँ, आप बताइए बेटा। ठीक है, आप ठीक है। अब यहां पर आप सभी बच्चों ने, आपने बताया बेटा कि लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रदर्शन, आपने बताया बेटा कि समाज में मानकीकृत भावनाओं की कमी, आपने बताया दोनों। अब यहां पर देखिएगा तथ्यात्मक प्रश्न में तो आपको पता था कि उसका आंसर जो है वो डेफिनिट है। उसमें जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम वुंट हैं, ये आपने पढ़ाई की है, आपको पता है, तो आपने बता दिया। लेकिन जब यहां पर व्यवहारात्मक मैंने प्रश्न पूछा तो आप सभी लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया। अब यहां पर क्या है कि आप तब तक व्यवहारात्मक प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं बच्चों जब तक आपने इस विषय के संबंध में पूर्ण तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं किया होगा। अब यहां पे हमने 4 लोगों से पूछा और 4 लोगों का जो आंसर आया मेरे पास, 4 लोगों का आंसर अलग अलग आया। तो ये सारी चीजें जो होंगी यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं आप सभी लोगों को। जब भी आप पेपर में बैठते हैं तो वहां पर जो भी आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं वो चारों कहीं ना कहीं पर आपको लग रहा होता है कि आपको वो उत्तर दे रहे हैं वो सही है। इसका सही आंसर जो है बेटा वो है लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रदर्शन, क्योंकि यहां पर रमेश के पिता ने रमेश को चोट लगने पर कहा कि लड़के रोते नहीं क्योंकि वे लड़कियों से बहादुर होते हैं। ये एक रूढ़िवादिता का प्रदर्शन है, क्योंकि हमारे पुराने समाज में ऐसा मानकर चला गया है, एक रिचुअल्स टाइप से है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से कमजोर होती हैं और लड़के जो हैं वो लड़कियों से बहादुर होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रूढ़िवादिता शब्द का प्रयोग किया जाएगा और उसी के आधार पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, ना कि यहाँ पर भेदभाव किया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम सभी लोगों को अपने आने वाले बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर विस्तृत चर्चा करनी है, चाहे वो आपका अधिगम हो, चाहे वो आपका बेटा अधिगम से संबंधित विकार हो, पठन विकार हो सकते हैं, लेखन विकार हो सकते हैं, शिक्षण विधियां हो सकती हैं। उन सभी का हम सभी बच्चों जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे और आप सभी लोगों के लिए एक विस्तृत चर्चा के साथ साथ में परीक्षा उपयोगी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में हम निरंतर चर्चा करेंगे और ये आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छी तरीके से आगे की ओर बढ़ेंगे। आप न केवल एक रटने के विद्या के आधार पर आगे बढ़ेंगे, बल्कि आप समाज में जब भी एक शिक्षक के रूप में किसी के पास जाएंगे तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार या मेरे बताए गए नीतियों के अनुसार अगर आप चलेंगे तो समाज में आप एक प्रतिष्ठित शिक्षक की भांति अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद सभी बच्चों को, और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ।